नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के पिछले सालों के प्रश्नों की एक सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 310 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने? 310। ठीक, आगे भी अब क्वेश्चन करेंगे। 7 या 8 वीडियोस बस बची हुई हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप लोग इस सीरीज से जरूर जुड़े रहिएगा। काफी फायदा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री काफी अच्छे से कवर हो जाएगी। अब एक जो क्वेश्चन आप लोग के मन में रहता है कि पीवाईक्यू क्यों करवा रहे हैं सर, आप सीधा कंटेंट पढ़ाइए। देखिए, पीवाईक्यू का फायदा ये है कि आप लोगों को ये पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, टफ पूछे जा रहे हैं, इजी, कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। इतिहास में अगर देखें, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? आधुनिक भारत से आते हैं। ये पता लगेगा कंसेप्चुअल आ रहे हैं या फैक्चुअल आ रहे हैं, ये चीज पता लगेगी। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 1905 के बाद से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 1905 से लेके 1947 तक। तो ये चीज बात है। साथ ही साथ में पीवाईक्यू आपके क्या रिपीट भी होते हैं। हाँ, बिहार में अगर आप पेपर देने जाएंगे, आपका बिहार पीसीएस का, उसमें तो रिपीट हो गई। साथ ही साथ में दूसरे राज्यों के पीसीएस के अगर पेपर देंगे तो वहां पर भी रिपीट होंगे। पीसीएस वाले क्वेश्चन हर राज्यों में रिपीट होते रहते हैं, तो ये भी फायदा हो जाएगा। सीरीज को अच्छे से देखिएगा। 310 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब इस वीडियो में स्टार्ट कर 311 से। ये क्वेश्चन आपका जरा ये करंट अफेयर्स का है, मतलब जब ये पीपीएससी में पूछा गया था तब करंट अफेयर्स का था, इसमें मिसप्रिंट होके आ गया इस पीडीएफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है क्वेश्चन? विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, में काफी एक्टिव थे ये। ठीक है, अब इनको जो टाइटल मिला है वो कौन सा मिला? लोकनायक। ठीक है, कौन सा? लोकनायक। लोकनायक का मतलब होता है जनता का एक बहुत बड़ा लीडर। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म बिहार में हुआ है। कब हुआ है? 1902 में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार में जितने नेताओं थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया है, उनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं फैक्चुअल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये आज़ादी के बाद भी जाता है। कब? आज़ादी के बाद। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तब इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा विरोध करा था। बहुत विरोध हुआ था और पूरे आपके समझिए उत्तर भारत में काफ़ी लोग सड़कों पे उतर आए थे, एक आंदोलन चल रहा था। इसी वजह से इंदिरा गांधी को, मतलब इन बहुत सारे कारण थे इमरजेंसी आपातकाल लगाने के, उसमें से एक कारण ये भी था कि जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ में काफी ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। ठीक है, तो एक कारण ये भी था, जयप्रकाश नारायण का विरोध इसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब इंदिरा गांधी आपकी क्या थी? प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बहुत सारे कॉलेज दे रखे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सामल दास कॉलेज भावनगर। सामल दास कॉलेज भावनगर। भावनगर आपका कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ये ध्यान। पहले भावनगर गए थे, पहले गांधी जी का मन था बम्बई जाके पढ़ने का, लेकिन बम्बई में आपकी फीस जो थी वो थोड़ी महंगी थी, इसीलिए इन्होंने भावनगर में कॉलेज ले लिया था। तो इन्होंने यहाँ पढ़ा, उसके बाद ये छोड़ के वापस अपने घर भी चले गए थे। और उसके बाद में ये आपका कहाँ? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। ठीक है, वहाँ से आपका बैरिस्टर लॉयर बने थे, और फिर इंग्लैंड के बाद वो सीधा साउथ अफ्रीका गए थे। क्या करने? प्रैक्टिस करने। मतलब किसकी? वकालत की। और वहाँ पे वकालत की प्रैक्टिस किसके लिए? वहाँ भी भारतीय लोग थे, तो भारतीय लोग के मुकदमे होते थे, तो उनके लिए प्रैक्टिस कर। कौन? गांधी जी। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? अब देखिए, जितने ऑप्शंस दे रखे सबने भाग लिया 1857 की रिवोल्ट में। नाना साहिब ने भी लिया कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लिया लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से, बेगम जीनत महल ने दिल्ली से। ये बहादुर शाह जफर के स्थान पे इन्होंने दिल्ली से क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह को में भाग लिया। ठीक है, किसने? बेगम जीनत महल ने। इसमें तो सबने भाग ले लिया है, तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई। क्योंकि ई में ये भी दिया रहता है इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसीलिए कौन सा आंसर हो गया आपका? करेक्ट ऑप्शन ई हो गया, ये ध्यान रखिए। 1857 की जो विद्रोह थी के बारे में मैंने आपको रीजंस बता भी दिए थे, क्या रीजंस थे कि किस वजह से विद्रोह हुई थी। पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक रीजन भी था कि अंग्रेज सबके
जो साम्राज्य थे सबको हथियार रहे थे हर राज्य के, तो भैया सबको दिक्कत होने लगी कि ऐसा थोड़ा ना चलेगा, तो सब लोग फिर इसी वजह से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह हुआ था। फिर इकोनॉमिक रीजन भी था, आर्थिक रीजन, क्योंकि सारा पैसा वो इधर से इंग्लैंड लेके जा रहे थे, यहाँ से सारा कच्चा माल लेके जाते थे इंग्लैंड, वहां से फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में आता था, तो यहाँ पे उस वजह से क्या बेरोजगारी बढ़ रही थी, जितनी इंडस्ट्री इंडिया में थी उसको खत्म कर दिया था तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। पॉलिटिकल रीजन भी होगा, इकोनॉमिक। इमीडिएट रीजन ये था जो आपका कारतूस थी, उसमें ये अफवाह फैल गई कि कारतूस किसकी चर्बी से बनी है, गाय और सुअर, काऊ और पिग के फैट से बनी है। कौन सी? कारतूस, राइफल की। अब उसको कारतूस को फाड़ना भी पड़ता था पहले दांत से जब राइफल में लगाना था, तो सैनिकों ने भी इस वजह से रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको मैंने विस्तार में पिछली वीडियोस में समझाया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे, मतलब एक कार तो दे दी गई, सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं है, तो वो बोला गया है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है वो एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में, एक्ट के बारे में ध्यान रखिए। इस एक्ट में क्या आया, इसमें ये बोला गया कि जो केंद्र सेंट्रल लेवल है वहां पे बाइकैमरलिज्म होगा। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो सदन होंगे। जैसे इस समय पे हमारे संसद में दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उस समय केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरलिज्म करा था। और प्रांतीय लेवल पे कब हुआ था, वो 1919 में हो गया था। ठीक है, एक्ट ऑफ, अब इसमें क्या था, इसमें सही से आपको, हम लोगों को लोकतंत्र वाली जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे बोला जाता है, वो नहीं दी गई थी। लोग, सब लोग वोट नहीं कर सकते, जो अमीर लोग हैं वोट कर सकते, शिक्षित लोग हैं सिर्फ वही वोट कर सकते। उस समय भारत में अशिक्षित लोग भी बहुत थे, इलिटरेसी भी बहुत थी, तो इस एक्ट में काफी समस्या आई थी, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। और जो हमारा संविधान है में भी ये बोला गया कि एक्ट ऑफ 1935 से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, मतलब एक तरीके से बहुत से एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि फोटो कॉपी कर दिया गया है जो जो प्रावधान लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट। दांडी यात्रा कितने दिन चली? दांडी यात्रा आपकी चली है 24 दिन चली। दांडी मार्च किस लिए था? ये नमक सत्याग्रह था, कि नमक पे क्या था, अंग्रेजों ने अपनी मोनोपोली बना दी थी कि नमक कौन बना पाएगा, सिर्फ अंग्रेज बना पाएंगे। नमक क्या बनता है, समुद्री तट पे जाइए, जो आपका समुद्र का पानी होगा उसको लीजिए तो नमक बन जाएगा आपका, उसको धूप में रखने से। 1882 के पहले क्या था, सब लोग जो थे, सारे भारतीय जो समुद्री तट पे रहते थे वो बना लेते थे नमक, लेकिन 1882 में अंग्रेज कानून ले आए कि सिर्फ हम बनाएंगे, और अगर किसी ने नमक बनाने की कोशिश करी उसको सजा हो जाएगी। अब गांधी जी ने 1930 में कहा कि अब हम करेंगे नमक सत्याग्रह। नमक क्यों? क्योंकि नमक अमीरों के यहाँ भी जाता है, गरीबों के यहाँ भी जाता है, तो सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं इस आंदोलन में, इसलिए गांधी जी ने नमक का प्रयोग किया था 1930 में। और ये यात्रा करी थी कहाँ से? साबरमती से दांडी। दांडी एक आपका टाउन था, कोस्टल एरिया में ही, समुद्री तटीय एरिया में ही था। कौन सा? दांडी। तो ये ध्यान रखिए, साबरमती से दांडी तक ये पैदल गए। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? के रचयिता हैं इनमें से कोई नहीं, के जो असली रचयिता हैं वो है बिस्मिल अजीम आजादी। ठीक है, बिस्मिल अजीम आजादी ये नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल वाले नहीं, बिस्मिल अजीम आजादी, तो ध्यान रखिए। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो हुआ था, अच्छा बंगाल विभाजन हुआ कब? ये हुआ आपके 1905। उस समय पे वाइसरॉय कौन थे? वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बंगाल को विभाजित किया। उन्होंने ये बताया रीजन अंग्रेजों ने कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक सुविधा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लेकिन असली कारण ये नहीं था। असली कारण ये था कि आपका पश्चिम, जो बंगाल दो हिस्सों में हुआ, पश्चिम बंगाल में हिंदू मेजोरिटी ऐसे काटा गया था, ऐसे पार्टीशन करा गया था कि पश्चिम बंगाल में हिंदी लोग मेजोरिटी में होंगे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, क्योंकि बंगाल से ही सारा राष्ट्रवाद उस समय आ रहा था। इसके विरोध में जो हमारे राष्ट्रवादी थे उन्होंने आंदोलन कौन सा चालू किया? स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ये ध्यान रखें। अभी स्वदेशी मूवमेंट में क्या था? स्वदेशी आंदोलन में ये था कि जो अंग्रेजों से जो सामान आ रहा है, मतलब इंग्लैंड से जो सामान आ रहा है, अंग्रेजों का जो
प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है उसका हमें क्या करना है, विरोध करना है, और जो इंडिया में ही सामान बने, जो इंडिया में ही प्रोडक्ट बने, उसको यूज करना है। जैसे कपड़ा, कपड़ा इंग्लैंड से आ रहा था तो इंग्लैंड वाला नहीं यूज करेंगे, इंडिया में ही जो बन रहा उसको यूज करेंगे, स्वदेशी मूव। अगला क्या है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर आईएनए ट्रायल्स एट दिल्ली इन 1945 से 46? इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में ये आपका 1945-46 में आईएनए ट्रायल हुआ है, और ये इस वजह से, आईएनए का मतलब हो गया इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, का ट्रायल चला था, मतलब मुकदमा चला था इनका और इस वजह से पूरे देश में काफी सहानुभूति हो गई थी इनके लिए। अंग्रेजों ने कहा था कि जिन जिन लोगों ने हमारे खिलाफ में गद्दारी करी है, जो आईएनए में लोग थे, उनको ऐसी सजा देंगे ताकि पूरे देश को याद रहे। और इस वजह से पूरे देश में एक सिंपति का माहौल बन गया था किनके लिए, जो आईएनए के लोग थे, ठीक है। तो शुरू वाले ट्रायल थे उसमें एक हिंदू था, एक सिख था आपका, एक मुस्लिम था, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 लोग जिनको मुकदमे के लिए लाया गया था। और उनको रिप्रेजेंट कौन से वकील ने करा था, वो करा था भूला भाई देसाई ने। किसने? भूला भाई देसाई। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है, वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडिया ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? देखिए, इन्होंने फहराया है स्टटगर्ट में। कहाँ पे? स्टटगर्ट में। स्टुटगर्ट भी बोला जाता है, स्टटगर्ट कुछ भी बोल सकते हो। ये है कहाँ पे? ये है जर्मनी, ठीक है। और कब फहराया है? ये इन्होंने फहराया है 1907 में, ठीक है। अच्छा, ये मैं से हैंडराइटिंग सही नहीं आती क्योंकि माउस से ही लिखना पड़ता है, ठीक है, तो इस वजह से हैंडराइटिंग सही नहीं होती। जर्मनी में फहराया है इन्होंने। चंडीगढ़ कहाँ है? जर्मनी में, 1907 में। पहली भारतीय बनी थी है, मतलब पहली इंसान बनी थी जिन्होंने इंडिया का झंडा विदेशी सॉइल पे, विदेशी मिट्टी पे फहराया, मैडम कामा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैडम कामा के बारे में पुरानी वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, तो पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा। यहीं पे इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो आपकी रात तक आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।